हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा। आपका जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रवाद की पहचान कौन कौन सी है, उन पहचानों के बारे में पहले भी आपको करवाया गया है। कौन कौन सी पहचान है उनके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में डाला गया है। आज जो आपका जो वीडियो जो पहले पढ़ाया गया था उसमें साझी राजनीतिक पहचान के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि साझी राजनीतिक पहचान क्या है। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में जो चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रवाद क्या है, उसके बारे की पहचान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रवाद की पहचान में एक है साझी राजनीतिक पहचान। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य और समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में पालने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके स्थान वह एक समान भाषा और जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलने वाले आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है। समान धर्म पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझी हो जाते हैं। एक जैसे त्योहार बनाना, एक जैसे मौके पर छुट्टियाँ चाहना, एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही ये उन मूल्यों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम चाहते हैं कि किस प्रकार जो है राजनीतिक पहचान के बारे में बात करें। देखिए, जिन्हें हम दो कारण हैं, इसके दो कारणों के बारे में पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला कारण तो यह है, इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि दुनिया के सभी धर्म अंदरूनी तौर से विधिवत्ता से भरे हुए होते हैं, वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाले संवाद के कारण ही बने हैं और बड़े हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों को भी उनकी व्याख्याएं काफ़ी अलग अलग होती हैं। अगर हम इन विभिन्नताओं को अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर लेंगे। इसलिए हम सभी को एक जगह नहीं जोड़ सकते, सभी धर्मों को एक जगह नहीं ला सकते, सभी विचारों को एक जगह नहीं ला सकते। इस कारण सभी धर्मों को ग्रंथों को एक जगह नहीं बना सकते। दूसरा कारण ये होता है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरा हुआ होता है। कि ये कह रहे कि समाज में कई प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, सांस्कृतिक दृश्य पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य जो है अलग अलग पाए जाते हैं जिसको अपन एक जगह नहीं लाई जा सकती। दूसरा कारण है इसलिए राज्य की सदैव भरे हैं। एक ही क्षेत्र में विविध धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में, किसी अन्य भाषाओं के रूप में जो है, अन्य खास धर्म के रूप में, तो भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। इससे शामिल नहीं किए गए समूह को धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी और राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूहों की हानि होगी। तो दोनों स्थितियों में समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता इसी के इस आदर्श को भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र के अमूल्य मानते हैं। इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, न कि सांस्कृतिक पदों में की जाए। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, भाषा, नस्ल से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की ज़रूरत होती है। तो इन मूल्य समूह को देश के संविधान में दर्ज किया जाना चाहिए कि सभी समूह या मूल्य समूह जो हैं उनको ही देश में जोड़ा जाए या संविधान में जोड़ा जाए या उसको बनाया जाए। इसको अलग अलग भाषा के रूप में नहीं देखें, एक सामूहिक रूप में देखें, जब भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है या देश की सुरक्षा की जा सकती है। ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई जिसके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हमने ये भी देखा है कि लोकतांत्रिक राज्य इन पहचान को साझे राजनीतिक आदर्श के आधार पर करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुरित कर रह गया है कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएँ क्या हैं, आगे के 2 खंडों में हम इस प्रश्न पर विचार करने की कोशिश करेंगे। आगे जो 2 खंड है इसके बारे में अपन विचार करेंगे। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्र के लिए आत्मनिर्णय के बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखिए, आत्मनिर्णय क्या है। बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब होता है स्वयं निर्णय लेना। स्वयं निर्णय लेने का अधिकार ही आत्मनिर्णय कहलाता है। स्वयं निर्णय लेने का अधिकार ही आत्मनिर्णय के नाम से जाना जाता है।
मांग करते। तो आत्मनिर्णय के अपने दावे को राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि हम उसके पृथक राजनीति इकाई और राज्य के दर्ज को मान्यता और स्वीकारता की दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ रहते हैं, आए हों और उसके साझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा को भी जोड़े होते हैं। तो इन दावों को संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से ही माना जा सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्वयं को निर्णय लेना चाहिए, स्वयं राष्ट्र को निर्णय लेना चाहिए कि वो क्या करना है क्या नहीं करना। तो सामूहिक समूह को अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप को और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहता है कि किस प्रकार चाहिए। तो सामाजिक समूह से राष्ट्र का निर्माण अलग होना चाहिए और सभी सामाजिक समूह से ही राष्ट्र का निर्माण बनता है। इसलिए जो आत्मनिर्णय लिया जाता है वो स्वयं का अधिकार होना चाहिए, जब भी राष्ट्र को बचाया जा सकता है, जब भी राष्ट्रवाद कहलाता है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे के जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में और भी टॉपिक बचा हुआ है आगे, वो आगे की क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।